आज का टॉपिक है वार्पिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में, और उसमें जो वेस्टरगार्ड कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर स्ट्रेसेस को लेके, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे सीमेंट कंक्रीट रोड होते हैं, सीमेंट कंक्रीट जो पेमेंट होता है, उसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होते हैं। और वो डेवलप कैसे होते हैं? जो हमारे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उनकी वजह से, मतलब जो हमारे स्लैब है, जो रेजर पेमेंट में क्या होता है कि स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन होता है, तो इस स्लैब में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और जो वेरिएशंस आते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड में, उससे हमारे स्ट्रेसेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है वो अक्रॉस दी डेप्थ होता है। ठीक है, इनकी डेप्थ के अक्रॉस होता है। जैसे अगर ये हमारा टॉप सरफेस है और ये हमारा है बॉटम सरफेस, तो होता क्या है कि जो हमारी ड्यूरिंग दी डे, अगर हम माने तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि ये जो हमारे टॉप सरफेस है इस पर डायरेक्ट हीट होता है। ठीक है, डायरेक्टली ये हीट हो जाता है। ठीक, अब इसमें हीटिंग होने की वजह से ये जो ऊपर का टॉप सरफेस है वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, एक्सपेंशन होना चाहता है, जबकि जो तुम्हारी नीचे की सरफेस होती है यानी बॉटम सरफेस जो होता है वो रिलेटिवली कोल्डर होता है। ठीक है, तो ये इस एक्सपेंशन को अपोज करता है। मतलब अगर हम दोनों में देखें तो एक तरीके से ऑपोजिट नेचर होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना, इन टॉप सरफेस में, इन बॉटम सरफेस में टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस हमारे डेवलप होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये हमको वेरिएशन इन टेम्परेचर जो डेप्थ के अक्रॉस हो रहा है, ये किन किन वजहों से हो सकते हैं? तो पहले तो इनकी वजह हो सकती है हमारे डेली वेरिएशन के बेसिस पे, यानी पर डे का वेरिएशन जो हो रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारे एक होते हैं तुम्हारे सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर कब होता है? जब हम ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक डेली बेसिस पे हमने इसको एग्जामिन किया, डेली बेसिस पे अगर हम निकालते हैं तो डेली वेरिएशन हो जाता है, और एक सीजन के बाद हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कितना हमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन जो हमारा पेमेंट है उसमें हमें कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज मिल रहा है टेम्परेचर में, तो वो हमारा कहलाएगा सीजनल वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तुम्हें दो डायग्राम बने हुए हैं। एक ये तुम्हारा पेमेंट का ये टॉप सरफेस हो गया, एंड ये तुम्हारा हो गया बॉटम सरफेस। ठीक है, एंड ये है एक तुम्हारा ड्यूरिंग द नाइट, ये ऊपर वाला ड्यूरिंग द डे है और ये ड्यूरिंग द नाइट है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम वेरिएशन को देखें तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि जो पेमेंट स्लैब होता है वो सनलाइट की वजह से हीट हो जाता है। ठीक है, और जो तुम्हारा बॉटम ऑफ द सरफेस होता है वो रिलेटिवली जो है वो कोल्ड होता है। तो ये जो मैक्सिमम डिफरेंस मिलता है टेम्परेचर का इन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द पेमेंट स्लैब, ये ज्यादातर ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारा मिड नून के बाद की जो सिचुएशन होती है, मतलब आफ्टर द मिड नून, एक दोपहर तक हमारा सनराइज होता है मैक्सिमम एक पीक टाइम पर आता है। उसके बाद से क्या होता है, वो सनराइज जो है वो ढलता है। तो होता क्या है कि जब सनराइज होता है और जब तुम्हारा पीक तक पहुंचता है, तो ये जो तुम्हारा टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस पहले हीट होता है। ठीक है, ये हीट हो गया, नीचे का सरफेस जो है वो तुम्हारा कोल्ड है। ठीक, अब इसमें हीटिंग होने की वजह से इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन, ये बढ़ना चाहता है, एक्सपेंड होना चाहता है। अब इसको रोकने के लिए क्या एक्ट करेगा? तो जो तुम्हारा स्लैब का सेल्फ वेट होता है ना, ये स्लैब का जो सेल्फ वेट होता है वो इसको रेजिस्ट करता है, मतलब वो ये नहीं चाहता है कि इसमें एक्सपेंशन हो। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंशन को रोकने के लिए इसमें इधर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि जो स्ट्रक्चर अगर हमारा एक्सपेंड कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। ये हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगने जाते हैं टॉप सरफेस पे। ठीक, अब क्या होता है कि पीक होने, मतलब एक पीक मिड नून के बाद, दोपहर के बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉटम सरफेस होती है, ये जैसे ये हमारी बॉटम सरफेस है पेवमेंट की, तो ये तुम्हारा हीट ट्रांसफर होने लगता है अब। ठीक, अब हीट ट्रांसफर होकर ये हीट कहाँ पहुंच जाता है, तुम्हारा बॉटम सरफेस पर। ये कब सिचुएशन आती है? ड्यूरिंग दी नाइट। ठीक है, मतलब मिड नून के बाद रात तक ये सिचुएशन और भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वार्पिंग स्ट्रेसेस जो होते हैं वो हमारे डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस, या फिर बोलते हैं इसको बेंडिंग स्ट्रेसेस, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, ये जो तुम्हें हमें स्ट्रेसेस देखने को मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो ड्यूरिंग द डे तुम्हारा टॉप सरफेस हीट हो रहा है और ये हीट होने की वजह से एक्सपेंड होता है, तो इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए इस पे क्या लगेगा,
अब क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है तो क्या क्या लग रहा है इसमें, टेंसाइल स्ट्रेसेस, और इस टेंसाइल को कौन रोक सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, इसी तरीके से जो बॉटम वाली सरफेस होती है उस पर क्या लग रहा है तुम्हारा, टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, अच्छा ड्यूरिंग द नाइट अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द, अब ये देखो ये जो तुम्हारा ऊपर वाला सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अप बेंडिंग, क्योंकि इसमें जो बेंडिंग हुई है वो ऊपर की तरफ हुई है, मतलब कुछ इस तरीके का हुआ है। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अप बेंडिंग। ठीक, अब ये जो तुम्हारा दूसरा डायग्राम है ये ड्यूरिंग द नाइट है। ड्यूरिंग द नाइट में जो तुम्हारी टॉप सरफेस होती है वो रिलेटिवली कोल्डर हो जाती है, और जो बॉटम सरफेस होती है वो रिलेटिवली हॉट हो जाती है। ठीक, क्योंकि हीट ट्रांसफर तब तक बॉटम सरफेस तक हो गया रहता है। तो जो दिन में सिचुएशन थी टॉप सरफेस की, वही सिचुएशन हो जाती है नाइट में बॉटम सरफेस की। तो नीचे इसमें क्या लगने लगता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, एंड टॉप सरफेस में लगने लगता है टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, और रात में फिर क्या होता है, जो ऊपर की हमारी सतह होती है, टॉप सरफेस होती है, वो कोल्डर हो जाती है धीरे धीरे, जैसे ही हमारा एनवायरमेंट शाम के बाद से ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ये स्ट्रेसेस जो होते हैं वो इस पर से मतलब तुम्हारी जो टॉप सरफेस होती है वो कोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इस पे आप कंप्रेसिव ना लगती, टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, लेकिन तब तक हीट ट्रांसफर हो गया रहता है बॉटम सरफेस को, और इस वजह से बॉटम पे इसमें क्या लगने लगता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो कुछ स्ट्रेसेस का है डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉप एंड बॉटम सरफेस पे हमारा लगता है ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। अगर ऊपर की तरफ बेंडिंग हो गई तो इसको हम लोग बोलते हैं अप बेंडिंग या फिर वार्पिंग अप बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर जो तुम्हारा हमारा होता है, अगर नीचे की तरफ बेंडिंग होती है उसको बोलते हैं क्या, वार्पिंग डाउन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि वार्पिंग स्ट्रेसेस हमारे कैसे जनरेट होते हैं, तो वार्पिंग स्ट्रेसेस हमारे जनरेट होते हैं ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, और ये ज्यादा हमें कब देखने को मिलेगा, आफ्टर द मिड मून। ठीक, तो इस वजह से हमारा जो पेमेंट होता है वो हमारा वार्प हो जाता है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड में। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे वार्पिंग स्ट्रेसेस हैं ये डेवलप जो है, मतलब इसको हमको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। इसको निकालने के हमारे पास एज यूजुअली 3 फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा इंटीरियर पर है, एजेस पे है एंड कॉर्नर पे है। ये फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉर्नर का फॉर्मूला देख लो। कॉर्नर के एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला है हमारा ई अल्फा टी अपॉन 2 इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस न्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस न्यू स्क्वायर। अब देखो हमें इस तरीके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ वैल्यूज। जैसे मान लो ये हमने टी जो है यहाँ पर लिया हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर डिफरेंसेस दिए रहेंगे। ठीक है, फिर ये जो अल्फा है हमारा, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये भी वैल्यू तुमको जो होगी वो गिवन होगी थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सी एक्स एंड सी वाई, म्यू तो है पॉइजन्स रेशियो, ये भी हमें पता रहेगा। ठीक है, ई की वैल्यू भी हमें पता रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हमें इसमें बेसिकली चाहिए होगा सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू। तो सी एक्स एंड सी वाई को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ग्राफ है एंड एक फॉर्मूला है। उसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। कैसे हम डिराइव करेंगे अभी उसको आगे देख लेंगे। इंटीरियर जो तुम्हारे ये तो हो गया इंटीरियर का फॉर्मूला। एजेस का फॉर्मूला क्या है, एजेस का फॉर्मूला है तुम्हारा सी एक्स कैपिटल ई इंटू स्मॉल, ठीक है, अपॉन इंटू टी बाई 2, या फिर सी वाई इंटू ई इंटू अल्फा अपॉन अल्फा इंटू टी बाई 2। ठीक है, अच्छा इन दोनों में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम आएगी वही वैल्यू हम अडॉप्ट करेंगे, मतलब तुम्हारे एजेस के लिए। ठीक है, एंड फिर स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर, कॉर्नर का फॉर्मूला है ई अल्फा टी अपॉन 3 इंटू 1 माइनस म्यू अंडर रूट ए बाई एल। ठीक, यहाँ पर ई वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, स्मॉल ए रेडियस ऑफ कांटेक्ट एरिया है, म्यू पॉइजन्स रेशियो है, एंड ये एल जो है वो रिलेटिव स्टिफनेस है। अब देखो सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हुई, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे चाहिए ही होगा सी एक्स एंड सी वाई, तो तुम्हारे इंटीरियर पे भी चाहिए और एजेस के लिए भी हमें सी एक्स सी वाई चाहिए। तो सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एल एक्स बाई एल एंड एल वाई बाई एल। ठीक है, तो ये एल तो रिलेटिव स्टिफनेस है, ये तो हम लोग निकाल ही लेंगे, फॉर्मूला हम लोग इसके पहले पढ़ ही चुके हैं एल का। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ई एच क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस न्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। वो तो हमारा रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला है, जो इसके पहले हम लोगों ने जब हम लोग स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे
अभी भी हम लोगों ने देखा था उस एल के फॉर्मूले को, डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट। ठीक है, तो अब हमें एलएक्स एंड एलवाई निकालना होगा। तो एलएक्स एंड एलवाई को कैसे निकालेंगे? तो एलएक्स सबसे पहले क्या है, एलएक्स जो है जो हमारे जॉइंट लगे होते हैं, जैसे जब हम रिजिड पेवमेंट बनाते हैं तो हम उसका स्लैब वाइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक स्लैब बनाया, अब देखो यहाँ पर जो हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहा है, मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जॉइंट्स जो है वो लगाते हैं। अगर तुम लोगों ने कभी कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो उसमें हमारे कई सारे जॉइंट लगता है जब हम रिजिड पेवमेंट बनाते हैं। तो ये जो एलएक्स है वो हमारा ट्रांसवर्स जॉइंट के बीच का स्पेसिंग है, एंड एलवाई जो है वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बीच का स्पेसिंग है। अब बात ये है कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होता है, तो इसके बारे में ब्रीफली अभी हमें आगे पढ़ना है, तो अभी इसको नहीं बता रहे, इसको जब आगे पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि हम लोग कैसे इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा देखो, अब अगर हमें एलएक्स एंड एलवाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, जैसे मान लो अगर हमने रिलेटिव स्टिफनेस निकाला है तो रिलेटिव स्टिफनेस को हमें पता ही रहेगा। ठीक है, अच्छा हमको क्वेश्चन में एलएक्स एंड एलवाई का जो स्पेसिंग होगा वो उसका हमको कुछ जो है वो वैल्यूज जो होंगी वो गिवन होंगी कि उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो कितनी है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग, ये भी जो फ्रिक्शनल वाला फॉर्मूला है अभी ये पेज वाला, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले अभी उसको देख लेते हैं, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे क्या है। तो पहले हमको जो है थोड़ा सा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो तुमको लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जॉइंट के बीच का स्पेसिंग जो है वो गिवन है, पर तुमको क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन लिखो और लगा के देखो आंसर। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। pavement slab, a pavement slab 22 centimeter thick, pavement slab 22 centimeter thick is constructed over a subbase। क्वेश्चन तुमको दिख रहा है इसमें, तो देख लो यहाँ पे, a pavement slab 22 centimeter thick is constructed over a subbase having modulus of subgrade reaction K is 18 kg per centimeter cube. Modulus of subgrade reaction K is 18 centimeter per 18 kg per centimeter cube, and spacing between transverse joint is 5.5 meter. Spacing between transverse joint is 5.5 meter, and spacing between longitudinal joint is 4.2 meter. Spacing between transverse joint is 5.5 meter and spacing between longitudinal joint is 4.2 meter. Wheel load is 4500 kg. Wheel load is 4500 kg. Temperature difference is 20 degree centigrade. Small t की value 20 degree centigrade. Radius of contact area small a is 15 centimeter. The value of E, modulus of elasticity is, modulus of elasticity of concrete is 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square. Modulus of elasticity is 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square. Mu is 0.15. Mu is 0.15.
and alpha is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Alpha is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. If the value of a small f is 1.5, small f is 1.5, find out the stresses. Find out the stresses. Stresses की value निकालो. Stresses की value निकालो. सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो एक बार, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारा हो गया इंटीरियर का फॉर्मूला, ये हो गया तुम्हारा एजेस का फॉर्मूला, एंड ये हो गया तुम्हारा कॉर्नर का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें देखो जो सबसे पहले हमें निकाल लेना है, तो यहाँ पर जब तुम Cx एंड Cy निकालोगे, यहाँ पर Lx by L एंड Ly by L की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करो, पहले ये L की वैल्यू निकाल लो। L इज रिलेटिव स्टिफनेस, फॉर्मूला बताइए, वहां से पहले L की वैल्यू निकालो। L की वैल्यू निकालने के बाद Cx एंड, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगा, Cx एंड Cy, ये तो जरूरत पड़ेगा ही, बाकी की वैल्यूज तो चलो तुम्हें पता है, E पता है, अल्फा पता है, T पता है, म्यू पता है, लेकिन Cx एंड Cy नहीं पता है। तो Cx एंड Cy निकालने के लिए तुम्हें इस फॉर्मूले पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब Cx एंड Cy हम कैसे निकालें, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले Lx by L एंड Ly by L निकालना पड़ेगा, और Lx by L, Lx की वैल्यू तुमको गिवन है, Ly भी तुमको पता है, Lx मतलब स्पेसिंग बिटवीन द ट्रांसवर्स जॉइंट वो भी तुमको दिया है, एंड स्पेसिंग बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट वो भी दिया है। ये रिलेटिव स्टिफनेस निकालना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे। तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालो, देन Lx by L निकालो। तुम लोग को हम एक चार्ट भेज रहे हैं, इस चार्ट की हेल्प से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम तुम लोग को ग्रुप में वो चार्ट का फोटो खींच के भेज दे रहे हैं, वहीं से हम लोग Cx एंड Cy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर जिसके पास बुक होगी, वो पेज नंबर 380, उस बुक में नीचे एक वार्पिंग स्ट्रेस कोएफिशिएंट वर्सेस Cx एंड Cy इसका चार्ट दिया हुआ है। तो पहले तुम लोग Lx by L एंड Ly by L निकालो, तब हम इस डायग्राम से वैल्यू निकालेंगे।
एल की वैल्यू कितनी आई है? 62.36 मैम आई है सेंटीमीटर में। मैम CX आ रहा है 8.81। CX नहीं, पहले तुम हमको LX/L बताओ, LX/L कितना आया है? मैम वही 8.81 आ रहा है LX/L। पहले तो देखो हमें L की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। L निकालने के लिए E इंटू एच क्यू अपॉन 12 के 1 माइनस वी स्क्वायर। E की वैल्यू ये है तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × 10⁵, ये हमने रख दिया। H क्या है तुम्हारा? स्लैब थिकनेस 22, तो हमने यहाँ पे 22 रख दिया अपॉन 12 K इज मॉडुलस ऑफ सेपरेट रिएक्शन, और ये भी तुमको दिया हुआ है 18, 18 रख दिया। 1 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू इज पॉइजन रेशियो विच इज 1.15, ये भी हमने रख दिया। और यहाँ से तुम्हारी रिलेटिव स्टिफनेस आ गई कितनी? 62.36, ठीक है। चलो इस चीज की तो हमें जरूरत है। अब क्या करेंगे इसके आगे? तो इसके बाद जो है हम LX/L निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब हम LX/L निकालते हैं तो LX की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? स्पेसिंग बिटवीन ट्रांसवर्स जॉइंट कितना दे रखा है? 5.5 मीटर। 5.5, ठीक है। एंड 5.5 अपॉन कितना आया है L? 62.36। ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में है, ठीक है। पहले दोनों का कन्वर्जन करें। 62.36। कितना आ रहा है? 8.81 आ रहा है मैम 8.81। LX/L। अच्छा 8.81 आ रहा है। तो हमने अभी तुम लोगों को एक ग्राफ भेजा है, ठीक है। उस ग्राफ में वैल्यू देखो पहले, ऐसा कुछ ग्राफ हमने तुमको भी ग्रुप में भेजा हुआ है। ये इसमें देखो, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस पर है ये वार्पिंग स्ट्रेस कोएफिशिएंट है ये, एंड जो इधर है वो वैल्यू ऑफ CX एंड CY है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस कोएफिशिएंट है, मतलब ये जो हम ये डायग्राम जो देख रहे हैं वो वार्पिंग स्ट्रेस कोएफिशिएंट का डायग्राम देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वैल्यू ऑफ LX/L एंड LY/L है, और इधर वैल्यू ऑफ CX एंड CY है। तो जो भी तुम्हारी वैल्यू LX/L एंड LY/L आएगी, हम क्या करेंगे यहाँ से कंपैरिजन करके वही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तुमको जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट है वैल्यू, वो है तुम्हारी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। दो के डिफरेंस पे दिया हुआ है। और जो तुम्हारा वाई एक्सिस पे है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है, 1 एंड 1.2 दिया हुआ, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे दो का डिफरेंस है एंड वाई एक्सिस पे 0.2 का डिफरेंस है, ठीक। अब हमारी वैल्यू कितनी आई है? LX/L आई है 8.81। हम 8.81, अब देखो ये जो वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, बिल्कुल हम वही वैल्यू होगी ये नहीं कह सकते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। अब 8.81 है तो हमारे पास 8 की वैल्यू तो है, लेकिन अब जैसे 0, 2, 4, ये 6 था, ये 8 है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा 10 है। तो अब 8.81 देखेंगे तो पहली बात तो 8 और 10 के बीच में बिल्कुल सेंटर में 9 आएगा, ठीक है। एंड 8.81 इससे भी थोड़ा सा पहले आएगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ऊपर, ठीक है, जहां पर ये इस ग्राफ को कट करेगी ये लाइन, तो यहाँ पर कुछ इस पॉइंट को, इस ग्राफ को कट कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। अब जब हम इधर y एक्सिस पे देखेंगे तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 एंड 1.2 के बीच में ये वैल्यू तुम्हारी आ रही है। 1 एंड 1.2 के बीच में ये पॉइंट तुम्हारा ऐसे लाई कर रहा है। तो हम अगर बोले तो ये लगभग, अगर हम देख लें तो मान लो 1.1 है, 1.1 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो हमने CX की वैल्यू मान ली 1.1, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू को नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस तरीके से हमें इसमें थोड़ा सा इंटरपोलेट करके वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ये हमने CX की वैल्यू निकाली। अब हम CY की वैल्यू निकालेंगे। तो CY की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा LY/L, ठीक है। तो जब हम LY/L निकालेंगे तो LY की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? LY की वैल्यू कितनी है? 4.2 मीटर। LY/L कितना आया है?
6.735. ठीक है, तो Ly/L आ गया तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 6.7। फिर हम वही काम करना है, हमें इंटरपोलेट ही करना है वैल्यूज को। तो ये लगभग तुम्हारा 6 हो गया एंड ये तुम्हारा हो गया सपोज 8। तो 6.7 भी, अब सेंटर में तो 7 होगा एंड 6.7 हम देखें तो लगभग यहाँ कहीं होगा। फिर हम इसी को क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड करते जाएंगे जहां पर इस ग्राफ को कट करेंगे। ठीक है, तो जहां कहीं भी कट करेगा, जो हमने तुम लोगों को भेजा हुआ है उसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ गलत बना हुआ है। ये ग्राफ एक्चुअली में हमने तुम लोगों को जो डायग्राम भेजा है उसमें देखो, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ है। ठीक है, ये कहीं ऐसे जा रहा है ना, ये कहीं यहाँ पर कट कर रहा है, नीचे ही कट कर रहा है। जब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे, 6.7 को चेक करो उस ग्राफ में, 6.7 को रख के मिलाएंगे तो ये वैल्यू 1 के नीचे आ रही है, मतलब ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.8 से लेके 1 के बीच में, है ना। तो हमने इसको 0.9 मान लिया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लो कुछ भी, हमने 0.9 मान लिया इसको। ठीक, चलो तो अब हमारे पास जो सबसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू थी Cx एंड Cy को फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है एंड निकालनी है वैल्यूज। सबसे पहले आ जाते हैं हम इंटीरियर स्ट्रेस पे। तो इंटीरियर स्ट्रेस सबसे पहले निकालेंगे, तो अभी एजेस है, एजेस नहीं, पहले हम इंटीरियर देख ले रहे हैं। ये रही तुम्हारे इंटीरियर का फॉर्मूला, ये ठीक है, E अल्फा T by 2 इन ब्रैकेट Cx प्लस म्यू Cy अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। E पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा पता है, T पता है, Cx Cy फाइंड आउट कर लिए, म्यू पता है। तो ये तुम यहाँ से निकाल लेंगे स्ट्रेस एट द इंटीरियर, और ये जो स्ट्रेस निकल रहा है ना, ये वार्पिंग स्ट्रेस निकल रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये है तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस। और इसके पहले हम लोग वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन पढ़े हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो वार्पिंग स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं इंटीरियर पे, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई है कैलकुलेट करने के बाद। kg पर सेंटीमीटर क्यूब में बताओ। वहां से इंटीरियर पोर्शन पे निकाल लेंगे, फिर इंटीरियर के बाद हमें क्या करना है, एजेस पे निकालना है। तो एजेस पे निकालने का फॉर्मूला ये रहा तुम्हारा, एजेस पे निकाल लेंगे Cx E इंटू अल्फा T by 2 एंड Cy E अल्फा T by 2, और इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों में मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। अब इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा एजेस में, तो यहाँ पे 37.8 आया है हमारा Cx का यूज करके, तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा स्ट्रेस एट एच। ठीक है, और उसके बाद से कॉर्नर पे निकाल देंगे। तो कॉर्नर पे है फॉर्मूला तुम्हारा स्ट्रेस एट कॉर्नर, वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर, फॉर्मूला है E अल्फा T into 1 minus mu into 1 minus mu under root A by N। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर। वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर निकाल लेंगे, और एक और स्ट्रेसेस हम निकालते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, लेकिन अभी उसका हमने डेरिवेशन बताया नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तब हम लोग फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालेंगे उसको। ठीक है, पहले फिलहाल हम लोगों ने इंटीरियर, एजेस एंड कॉर्नर, ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। बताओ कितना कितना आ रहा है, कोई भी वैल्यू निकली है? 37.06। कौन सी वैल्यू आई है? किसी का इंटीरियर पे निकला है, इंटीरियर कितना है स्ट्रेस?
वार्पिंग स्ट्रेस इंटीरियर पर देखो उसमें मेन काम है CX एंड CY कैलकुलेट करना। उस चीज के लिए हमें याद रखना है कि LX/L एंड LY/L का रेशियो निकालना है। LX एंड LY क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जॉइंट के बीच का स्पेसिंग। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिलेटिव स्टिफनेस निकाल के डिवाइड करके फिर हम इसको ग्राफ से वैल्यू को CX एंड CY की निकालेंगे। एक बार वो निकल गई उसके बाद से ठीक है, बाकी सब कुछ हो रहा है, सारा वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है। यहाँ पे देखो स्ट्रेस एट इंटीरियर, स्ट्रेस एट इंटीरियर है तो हमारा आ रहा है 43.64 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁵ यही हुआ है। अल्फा में दिया हुआ है 12 × 10⁶। टेम्परेचर डिफरेंस 20 दिया हुआ है। CX की वैल्यू अभी हमने निकाली है, म्यू 0.15 पता है, CY भी हमने अभी निकाला है, म्यू पता ही है। यहाँ पर इंटीरियर की वैल्यू आ गई है, स्ट्रेस एट इंटीरियर इज 43.64 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन हमने यहाँ पर जो एजेस पे निकाला हुआ है, एजेस पे CX E⁴T/2 एंड CY E⁴T/2 दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारी स्ट्रेस एट एज होगा। तो 37.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये हमारा है स्ट्रेस एट द एजेस। एंड देन हम लोग स्ट्रेस एट द कॉर्नर निकालेंगे, तो इसमें सारी वैल्यू इसमें भी गिवन है। ए रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है, वो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद 15 दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करके तुम उसकी वैल्यू निकाल लो, देखो कितना। बाकी कोई इसमें क्वेरी है तो बताओ। कोई क्वेरी है किसी की? आंसर आ गया?